हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो रैंक मेकर। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का पेपर था, एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग जो सेट अपने पास है, सेट 3, उस क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आया था और उसका आंसर की एक तरीके से हम लोग तैयार करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है यहाँ पर सेट 3 यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और सीरीज की बात करेंगे तो RQP2S सीरीज है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ओके, तो हम लोग जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा दूं। पहला क्वेश्चन जो है बच्चे, यहां पर जब सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, यानी कि आपने इंस्ट्रक्शन सारी चीजें पढ़ ली होगी, हमें पता है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आई होप कि आपका पेपर आज का बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आर मल्टीपल चॉइस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक एमसीक्यू टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे बच्चे। तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन जो है, एलिगेंस इज अ निमेटोड विच इज, आपको पता है कि फ्री लिविंग एंड नॉन लिविंग पैथोजेनिक, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड क्या है, एंडोपैरासाइट एंड पैथोजेनिक, तीसरा यानी कि सी, फ्री लिविंग एंड पैथोजेनिक, और चौथा है एक्टोपैरासाइट एंड नॉन पैथोजेनिक। तो बच्चे यहां पर इस क्वेश्चन का आपका आंसर परफेक्ट क्या हो जाएगा, फ्री लिविंग एंड, ये जो एलिगेंस जो होता है बच्चे, वो क्या होता है बच्चे, फ्री लिविंग एंड नॉन पैथोजेनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंडोपैरासाइट की बात नहीं होगी, फ्री लिविंग एंड पैथोजेनिक तो नहीं होगा। ठीक है, फ्री लिविंग होगा लेकिन पैथोजेनिक नहीं होगा, एक्टोपैरासाइट कह रहा है। ठीक है, अब आगे की तरफ बच्चे चले, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका बच्चे, ये कह रहा है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स इज अ डॉट 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 मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स, यहाँ पे कुछ सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे करके कुछ है, मिटा हुआ है, लेकिन ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन का बच्चे क्या हो जाएगा, आपको ये बोल रहा है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स इज डॉट डॉट मैकेनिज्म। वहां से हम लोग इस क्वेश्चन का समझ सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पे क्या मॉर्फोलॉजिकल होगा, या फिर क्या फिजियोलॉजिकल होगा, या फिर जेनेटिक होगा, या फिर एनाटॉमिकल होगा। ठीक है, जो जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को भेजा है, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में उसने मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा एक जेनेटिक है। क्या है, जेनेटिक हो जाएगा बच्चे, यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स इज और डॉट डॉट मैकेनिज्म, तो सेल्फ कंपैटिबिलिटी की बात कर रहा है बच्चे, तो यहाँ पे जेनेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट इज अ रिसेसिव ट्रेट। मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी करी थी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी करी थी। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि पी प्लांट का कौन सा रिसेसिव ट्रेट था, रिसेसिव ट्रेट कौन सा था। तो क्या ये टॉल स्टेम की बात करें, क्या ये रिसेसिव था, या फिर ग्रीन पॉट की बात करें, या फिर वायलेट कलर की बात करें, या फिर ग्रीन सीड की बात कर रहा है बच्चे। तो कौन सा रिसेसिव होगा, रिसेसिव की बात कर रहा है बच्चे। रिसेसिव क्या हो सकता है, यहाँ पे मेंडल पी प्लांट इज अ रिसेसिव ट्रेट की बात कर रहा है बच्चे। तो रिसेसिव ट्रेट क्या हो जाएगा, इन सबको हटा दीजिए। रिसेसिव ट्रेट आपका ये तो नहीं होगा, ये डोमिनेंट होगा। ग्रीन पॉट ये भी डोमिनेंट होगा। ग्रीन सीड ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन सीड जो होगा वो रिसेसिव होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है बच्चा कि
genetically modified tobacco plants were produced using agrobacterium vectors. Which property of agrobacterium helps in the carrying the nematode specific genes into the host plant? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या क्या है बच्चे? इन्फेक्शियस फॉर द मोनोकॉट प्लांट हैज टीआई प्लाज्मिड, क्या ये होगा? थोड़ा सा ब्लड टाइप का पीडीएफ बना करके जिस स्टूडेंट ने भेजा, थोड़ा ब्लड टाइप का है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्या इन्फेक्शियस फॉर मोनोकॉट प्लांट हैज टीआई प्लाज्मिड, या फिर इन्फेक्शियस फॉर डाइकॉट प्लांट हैज टीआई प्लाज्मिड, या फिर इन्फेक्शियस फॉर प्लांट्स एंड निमेटोड एनिमल्स हैज टीआई प्लाज्मिड, या फिर इन्फेक्शियस फॉर द मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट हैज क्राइजीन? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे बी। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चे? Observe the contents 1, 2, 3 and 4 of soil sample first, second and third shown in the graph. ठीक है। If the temperature and the moisture of the all soil sample are identical, which soil sample यानी कि S will be show faster decomposition? आपको एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा फास्टर, मतलब कौन सा तेज से ग्रोथ को, फास्टर डिकम्पोजिशन कौन सा ज्यादा तेजी से डिकम्पोज करेगा, इसके बारे में आपको दिया गया। तो क्या इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं बच्चे? आपके सामने ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला है सॉइल सैंपल फर्स्ट, या फिर क्या है सॉइल सैंपल सेकंड, या फिर सॉइल सैंपल थर्ड, या फिर बोथ सॉइल सैंपल फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा होगा? आप लोग जरा हमें बताएं कि कौन सा होगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसको ऑब्जर्व करना है। आपको दिया गया है कंटेंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 दिए गए हैं सॉइल सैंपल, और उसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड मतलब ग्राफ भी दिया गया है, ठीक है। ये ग्राफ भी दिया गया है। अब आपको देखना है कि कौन सा जो है फास्टर डिकम्पोजिशन को शो करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चे? आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉइल सैंपल तो होगा नहीं, ठीक है, नहीं होगा, ऑब्वियस से नहीं होगा। इसको पहले हटा दीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सॉइल सैंपल नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए। ये भी नहीं होगा, सॉइल सैंपल फर्स्ट नहीं होगा, सॉइल सैंपल सेकंड नहीं होगा, सॉइल सैंपल फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड दे रहे वो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? थर्ड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। सॉइल सैंपल फर्स्ट ए है, सॉइल सैंपल सेकंड ए है, और ए वाला जो है आंसर ए हो जाएगा बच्चे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? करंट परसेंटेज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवरिंग द अर्थ लैंड सरफेस इज? क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का? बताइए ऑप्शन। क्या 14%, या 6%, या फिर 8%, या फिर 15%? क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा 14% नहीं होगा, 8% भी नहीं होगा, और 6% हो जाएगा बच्चे, 15% नहीं होगा, ठीक है। यानी कि बोल रहा है करंट परसेंटेज ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, करंट परसेंटेज पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कितना परसेंटेज अभी के टाइम पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे पेडिग्री से क्वेश्चन है बच्चे। स्टडी द गिवन पेडिग्री एंड द आइडेंटिफाइड द डिजीज रिप्रेजेंटेड। कौन सा डिजीज आपको यहाँ पे दिख रहा है? क्या सिकल सेल एनीमिया दिख रहा है, या फिर हीमोफीलिया दिख रहा है, या फिर सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, या फिर क्या बच्चे दिख रहा है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, या फिर डाउन सिंड्रोम? क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल पेरेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे जो मेल है वो भी नॉर्मल है, फीमेल है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चे कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, इनके कितने बच्चे हो रहे हैं? 6
6 बच्चे हो रहे हैं इनके, और 6 में से बच्चे आप लोग क्या देख रहे हैं, ये लड़का जो है ये बॉय होगा, ये भी बॉय होगा, ये भी बॉय, ये गर्ल गर्ल और फिर बॉय हो रहा है, ठीक है ना, यानी मेल हो रहा है। तो अब आप लोग इसमें से क्या देख रहे हो बच्चे, आप लोग ये देख रहे हो कि ये जो है ये तो नॉर्मल केस है, ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, यानी कि एक लड़का और एक लड़की अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सिकल सेल एनीमिया तो बिल्कुल नहीं होगा, कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होगा, डाउन सिंड्रोम भी नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हीमोफीलिया हो जाएगा। ये पेडिग्री एनालिसिस आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन है। 7th का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, जरा इन सबको हटा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चल रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि गिवन बिलो आर द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेल डिवीजन मार्क ए बी सी एंड डी। आपको ये दिया रहा है कि स्टेज दिया गया है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है ना। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस आपके दिए गए हैं बच्चे, ठीक है। तो अब आप इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था, तो क्या हो जाएगा, ए क्या दिया हुआ है, मियोसिस फर्स्ट होगा, फिर नो डिवीजन, फिर माइटोसिस, ये गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। अब आपका मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगा, नो डिवीजन, फिर माइटोसिस होगा, फिर मियोसिस माइटोसिस कह रहा है, फिर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड एंड फिर नो डिवीजन। क्या फिर नो डिवीजन होगा, फिर माइटोसिस होगा, फिर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो आप लोग जरा एक बार और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है बच्चे, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर डायड बन रहा है, फिर उसका मेगास्पोर टेट्राड बन रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर, फिर 7 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे मियोसिस फर्स्ट, तो सही है, ठीक है। नो डिवीजन दे रहा है, तो यानी कि ये तो खत्म हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट जो दे रहा है, फिर मियोसिस सेकंड दे रहा है, नो डिवीजन, माइटोसिस, ये हो सकता है करेक्ट आंसर। आगे भी देख लेते हैं, माइटोसिस पहले ही शुरू कर दिया, ठीक है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चे, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ एविंगडन टर्टरोज फ्रॉम द गैलापागोस लैंड्स, ठीक है, इसलैंड्स। तो फिर इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, क्या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है या फिर प्रेडेशन हो सकता है या फिर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है। यहाँ पे 2 दे दिया है क्या, नहीं, इंट्रा है, यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक है कंपटीशन, यहाँ इंटर स्पेसिफिक है, और यहाँ प्रेडिशन या फिर पैरासिटिज्म क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर बच्चे हो जाएगा 9th का बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंट्रा या इंटर की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, इंट्रा या इंटर की तो कोई बात ही नहीं है, और पैरासिटिज्म की भी कोई बात नहीं है। क्या हो जाएगा बच्चे, प्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है, प्रेडेशन हो जाएगा। एविंगडन टर्टरोज की बात कर रहा है, गैलापागोस आइलैंड की प्रेडेशन की बात कर रहा है बच्चे। यहाँ पे आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इफ द forelimbs of an aquatic animals and a terrestrial animals have similar anatomical structure। पहले इसको हम लोग इरेज कर ले, नहीं तो पता चलेगा बच्चे कंफ्यूज हो गए कि, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इफ द forelimbs of an aquatic animal and a terrestrial animal have similar anatomical structure। पहला ऑप्शन क्या है बच्चा, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा लाइव इन सेम हैबिटेट, क्या ये हो जाएगा, जी नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। शेयर कॉमन एंसेस्टर्स, ये हो सकता है। आगे की तरफ देख लेते हैं, फोरलिम्स परफॉर्म द सेम फंक्शंस, नहीं, जी नहीं। फोरलिम्स आर द एनालॉगस, ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर 10th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 10th का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
आपको बी पे टिक करना था। आई होप आप सभी ने अच्छा किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, आई होप कि आप सभी का पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इफ एनी ऑर्गन फेल्स टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरी, उसके बाद कैविटी ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लाइव अ नॉर्मल लाइफ। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसप्लांटेशन एक्सेप्ट किसके विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसप्लांटेशन की बात करी जा रही है बच्चे? किसकी बात करी जा रही है? ट्रांसप्लांटेशन की बात करी जा रही है। अब किसके रिगार्डिंग जो है ये सही है, लेकिन एक जो है वो नहीं होगा। कौन सा होगा? आप जरा इसमें देखेंगे एक बार, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि कौन सा आपने इसका टिक किया है। बाकी मैं एक बार इसको ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। क्या टिश्यू मैचिंग इज एसेंशियल बिफोर द अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट? सही बात। या फिर टी लिम्फोसाइट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्राफ्ट रिजेक्शन? सही बात। पेशेंट टेक्स immunosuppressant for the first few weeks only after the transplantation। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन के एक सप्ताह बाद ही नहीं लेते हैं, पूरे जीवन भर इसको लेना पड़ता है। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन नहीं होगा ये बात पूछ रहा है। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है? ब्लड ग्रुप मैचिंग। जी हाँ, ये भी करवाया जाता है, यानी कि जब ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आप टिश्यू मैचिंग भी करते हैं, जो कि ये नहीं होगा। फिर उसके बाद टी लिम्फोसाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ए नहीं होगा आपका, ए वाला भी नहीं होगा। ठीक है, फिर बी भी नहीं होगा, सी आंसर ठीक है, और डी यानी ब्लड ग्रुप मैचिंग, ये सारा का सारा काम, तीनों काम करते हैं। लेकिन आप सिर्फ यहाँ तक पेशेंट टेक्स इम्यूनोसप्रेसेंट, ये बात सही है, फॉर द फर्स्ट वीक। जी नहीं, यहाँ फर्स्ट वीक बात कर रहा है, फर्स्ट वीक नहीं, पूरे लाइफ भर लेना पड़ता है पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट का टेबलेट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू विजुअलाइज डीएनए इवेंट्स अंडर द यूवी लाइट आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये क्वेश्चन है कि जब आप लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू विजुअलाइज, जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो डीएनए को देखने के लिए यूवी लाइट के अंदर किसका हम लोग उपयोग करते हैं? क्या? जी नहीं, इसका नहीं उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। किसका? ईटीबीआर। इसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ईटीबीआर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चे, ईटीबीआर यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी भी नहीं होगा, सेफ्रानिन बोल रहा है। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड बोल रहा है। डी जी नहीं, ये नहीं होगा, यानी कि ये सब करेक्ट नहीं है बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 से बच्चे क्या एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है 12 से। ठीक है, आपको पढ़ लेना था अच्छे से। ठीक है, आपको यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेना था। और थोड़ा सा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, इथिडियम ब्रोमाइड इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 13 से एसर्शन रीजन स्टार्ट हो गया है बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से एसर्शन रीजन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें बच्चे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ, आपको देखना है, ऑप्शन पूरा पढ़ लेना है। ऑप्शन में क्या कर रहा है? बोथ एसर्शन यानी कि ए एंड रीजन यानी कि आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, इसकी बात कर रहा है। फिर उसके बाद आप और ऑप्शन बी क्या कह रहा है बच्चे? ऑप्शन बी ए कह रहा है कि बोथ एसर्शन यानी कि ए, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर द ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्या ए होगा? या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एसर्शन यानी कि ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, क्या फिर ए होगा? या फिर डी एसर्शन यानी कि ए फॉल्स और रीजन ट्रू,
क्या होगा। अब क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद एनालाइज करके बताएंगे हमें कि क्या होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि एपोमिक्सिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग। क्या असर्शन ये बात सही कह रहा है या फिर रीजन उसका क्या कह रहा है। एपोमिक्सिस इन्वॉल्व्स इन द फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, तो ऑप्शन आप लोग एक बार देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। एक जस्ट अ सेकेंड, सॉरी हम लोग 13 मिस कर गए थे, एक बार पहले 13 को देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि 14 को भी देख लेंगे। 13 क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है डीएनए लाइगेज इज यूज टू ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। जी हाँ, डीएनए लाइगेज का ही तो यूज करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए, तो असर्शन तो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, डीएनए लाइगेज इज यूज टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये बात सही है। रीजन क्या कर रहा है, इट कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड। अब बताइए आपने क्या किया है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपने क्या किया हुआ है, जरा एक बार हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर द करेक्ट। इसमें जी नहीं, ये नहीं होगा। ओह सॉरी, एक बार थोड़ा सा हम लोग, ठीक है ये नहीं होगा। असर्शन जो है ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन यानी कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर सी क्या कह रहा है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन आर फॉल्स, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, असर्शन यानी कि असर्शन इज फॉल्स, नहीं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी कि 13 क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 का सी हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर आप लिख सकते हैं सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आपको बताया था मैंने डीएनए लाइगेज का ही यूज करते हैं टू ज्वाइन द। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 ये दे रहा है असर्शन यानी कि एपोमिक्सिस leads to the production of genetically identical offspring। उसके बाद क्या दे रहा है, रीजन एपोमिक्सिस इन्वॉल्व्स द फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स। तो इसका भी आंसर बच्चे सी ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इरेज नहीं किया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग ऑप्शन में देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी, सी में क्या दे, असर्शन इज ट्रू और रीजन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, रीजन फॉल्स है। असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है बच्चे, फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं हम लोग, इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है बच्चे कि अंडर अ पार्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। और रीजन क्या कह रहा है, populations evolves to maximize their reproductive fitness in the habitat where they live। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका फिर से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों सही भी हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों के दोनों सही भी हैं और मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे भी रहा है असर्शन का। तो इस तरीके से हम लोग आंसर देखेंगे। तो बी नहीं होगा, बी क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही बात है, बट रीजन इज द नॉट, यहाँ नहीं, जी नहीं, यहाँ नॉट कह रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। असर्शन ए भी नहीं होगा, असर्शन ए इज ट्रू और नहीं, ए भी सही है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका। ओके, और क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आपको पता है बच्चे
इस MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक बार इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है बच्चे, असर्शन क्या कह रहा है, माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड द बेवरेजेस। रीजन क्या कह रहा है, ईस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। ठीक है, इसका भी दोनों सही है बच्चे। इसका आपको पता है कि माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जी हाँ सही बात है, अच्छी बात है। ठीक है, माइक्रोब्स का यूज तो किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल को प्रोडक्ट करने के लिए बेवरेज एंड बेवरेजेस में, सही बात है। उसके बाद क्या है, ईस्ट, रीजन क्या कर रहा है, ईस्ट, ईस्ट सही बात है, एक माइक्रोब्स है, कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, जी हाँ सही बात है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी क्या कह रहा है, सेक्शन बी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं बच्चे। ये सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था बच्चे, नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूट्रस ऑफ अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल। आपको बताना था बच्चे, प्लेसेंटा का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लेसेंटा का, इसीलिए तो हाफ मार्क्स में दिया भी गया है। फीटस जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है मदर से, किस चीज के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। हाउ डज इट सपोर्ट बोथ न्यूट्रिशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, आपको बताना था ये किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है और उसमें हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें 17 में आपको या तो ये करने थे या फिर आपको बी करना था, यानी कि गिव अ रीजन फॉर द ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। सही बात है, आपको बताना था वही रिस्क पीरियड जो मैंने बताया था 10 to 70, मतलब जिस दिन ओवुलेशन होता है उसके 4 दिन पहले का स्टेज, 4 दिन पहले का दिन और 3 दिन बाद का दिन के बाद, यानी कि ऑल कॉपुलेशन, यानी कि इस बीच में रिस्क पीरियड में अगर कॉपुलेशन हो रहा है तो प्रेगनेंसी को कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, इसको बताना था। सही बात है। मियोसिस फर्स्ट इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आर द डिफरेंट। आपको ये बताना था कैसे ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, a patient with type 1 diabetes is unable to produce sufficient insulin। ठीक है, ऑप्शन उसका दिया हुआ है। अब आपको करना है कि हाउ हैज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हेल्प इन द एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक पेशेंट है जो कि टाइप 1 डायबिटीज इज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट, एक पेशेंट है जो सफर कर रहा है टाइप 1 डायबिटीज से। ठीक है, अब वो इंसुलिन बना नहीं पा रहा है बच्चे। ठीक है, वो इंसुलिन बना नहीं पा रहा है, तो आप rDNA टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे उसकी, मतलब आपको बताना था ओवरऑल रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी इंसुलिन बनाने के लिए आपको ये चीज बतानी थी। ठीक है, मेंशन इट्स एडवांटेज ओवर एनिमल, ठीक है, डेराइव्ड इंसुलिन, वही इंसुलिन बना करके आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चे, स्टडी द फ्लो चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक बायो फर्टिलाइजर का चार्ट दे दिया गया है जिसमें ग्लोम्स ए करके और एजोस्पाइरुलम और राइजोबियम करके ए बी एग्जाम्पल दे दिया गया है। आइडेंटिफाई करना था आपको इसमें। ठीक है, कि ए की जगह पे क्या होगा, बी की जगह पे क्या होगा और सी की जगह पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एग्रेट एंड कैटल के बीच में इंटरेक्शन बताना था, कोको एंड क्रो के बीच में इंटरेक्शन बताना था। बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट वेरियस लेवल विद इन द इकोसिस्टम, एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी इन जेनेटिक्स। सारी की सारी चीजें आपको आपके ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई गई थी। चलिए, तो इस तरीके से आई होप कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से गया होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर को किया होगा। एमसीक्यू का आंसर मैंने बता दिया है कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ओवरऑल डिस्कस हो चुका है हम लोगों का। तो आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना एमसीक्यू सही हुआ और आपने कितने नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।